क्लास 11th की क्लासेस को आपको हमने कल भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि क्लास 11th में एक चैप्टर हट गया है आपका, और वह चैप्टर आपका है जो कि है भौतिक जगत, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। उस चैप्टर को इस साल हटा दिया गया है, तो आपकी जितनी भी पुरानी बुक्स होंगी उसमें क्लास 11th का पहला चैप्टर है भौतिक जगत। आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और यदि पढ़ भी लोगे तो कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि वो एक सामान्य आपको जानकारी देता है। लेकिन जहां तक सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सेकंड चैप्टर से, जो कि अब बन गया है फर्स्ट चैप्टर। और वहां हमारा जो चैप्टर है वो है मात्रक तथा मापन, या मापन तथा मात्रक। तो आज से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज इसमें हम सबसे पहला जो आपको टॉपिक कराएंगे वो है मूल मात्रक। तो मूल मात्राओं तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें बेटा, आप फटाक से लिंक को कर दीजिए शेयर। आप जानते हैं एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर हम लोगों का चैट में भी ध्यान कम जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भी फोकस होकर के यहाँ पर बने रहें। तो जब तक हम देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक आप लोग कर सकते हैं लिंक को शेयर। अभी तक जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो है विकास कुमार जुड़े हुए हैं, रॉय जुड़े हुए हैं, लव कुमार जुड़े हुए हैं, श्रेया जुड़ी हुई है, रिया जुड़ी हुई है। तो काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। रोशनी रोशनी परवीन जुड़ी हुई है, रूपाली हमेशा की तरह जुड़ी हुई है, ए आनंद जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्लास हो गई है स्टार्ट। तो मुझे लगता है ऑडियो वीडियो क्लियर है, रूपाली का हमेशा की तरह मैसेज आ गया है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वह है मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। बात आती है कि आखिर मापन है क्या, और हमारे को मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेकिन मापन क्या है और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे पहले एक प्रश्न निकल के आता है, आप किनको मापते हैं। प्रश्न क्या आता है, मूल प्रश्न जो आता है वो आता है किसका मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है, किया जाता है। पहला प्रश्न ये आता है दिमाग में। ठीक है, मापन को समझेंगे, मापन क्या होता है, सब चीजों को समझेंगे, लेकिन किसका मापन कर रहे हो आप। आप जानते हो सर मेरे को किसी सड़क की लंबाई नापनी है, बिल्कुल सही है। आप नापना चाहते हो कोई पत्थर कितना, उसका द्रव्यमान कितना है, और अन्य चीजें में नापना आप चाह रहे हो, किसी कोई गाड़ी रफ्तार से एक सरल रेखा पे चल रही हो, कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, इन सब चीजों का भी मापन किया जाता है। तो अब हमारी बात आती है कि किसका मापन किया जाता है। यदि एक सिंगल वर्ड में कहें तो इसका उत्तर आता है, इसका आंसर आता है भौतिक राशियों का। भौतिक राशियों का किसका मापन किया जाता है, भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। अब आती है आखिर भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। भौतिक राशियां जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, आखिर वो होती क्या है। तो चलिए उसकी परिभाषा को देख लेते हैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी ना किसी रूप में किसी भौतिक परिघटना से संबंधित होता है, उन सभी को हम क्या नाम दे देते हैं, भौतिक राशियां नाम देते हैं। हम भौतिक राशियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल में कहूं, इसके उदाहरण में कहूं, भौतिक राशियों के क्या उदाहरण हैं, तो हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं जैसे लंबाई हो गई, चाल हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया आदि। इसी प्रकार अन्य भी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जिसको आप माप सकते हैं, जिसका मापन हो सकता है, वो भौतिक राशि है। तो आखिर किसका मापन नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप माप नहीं सकते। जैसे मैं ये कहूं कि मैं आज बहुत दुखी हूं, या मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, तो मेरी इस प्रसन्नता का कोई मापन नहीं हो सकता। फिजिक्स हमेशा आंकड़ों पर निर्भर करती है। फिजिक्स केवल कम और ज्यादा कहने पर, ज्यादा और बहुत ज्यादा कहने पर इन बातों से नहीं चलती है। उसको पर्टिकुलर आंकड़े चाहिए, अंक चाहिए, अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है चीजों को। तो हम अपनी प्रसन्नता को, अपने दुख को, अपने अन्य भावों को अंकों के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो यह भौतिक राशियां नहीं है। तो किसको भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जा सकता है। मैं कहता हूं मैं गोरा हूं,
तो गोरे का एक स्केल हो सकता है, इसको क्या कर सकते हैं, जो फिजिक्स है इसको माप के एक स्केलिंग के रूप में, अंकों के रूप में प्रदर्शित कर सकती है कि कोई व्यक्ति कलर के हिसाब से यदि डार्क से व्हाइट की तरफ जाए तो उसको क्या अंक मिलेगा, ये आप 100% निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई वस्तु कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी छोटी है, अपने अंदर कितना सामान भर सकती है, कितनी तेजी से दौड़ सकती है, कितनी तेजी से भाग सकती है, इन सब बातों की चर्चा हम भौतिक राशियों के अंतर्गत करते हैं। इसका अर्थ है यह सभी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, पहली बात। और सेकंड बात कि भौतिक राशियों के अंतर्गत क्या चीजें नहीं आती है। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, भौतिक राशियां क्या है और भौतिक राशियां क्या नहीं है, दोनों बातें यहां पर क्लियर हो जाती है। तो चलिए, मुझे लगता है यहां आपको भौतिक राशि समझ में आ गया होगा आखिर क्या होती है भौतिक राशियां। अब चलते हैं आगे, और दूसरी चीज हम समझते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियां तो हमें समझ में आ गई, अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। तो भौतिक राशियों को जो विभाजित किया जाता है वो दो वर्गों में किया जाता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं मूल राशियां, मूल राशियां। और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन सी हुई, वे सभी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी सभी भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसे कहा जाता है। तो कौन कौन सी ये मूल राशियां, डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अन्य राशियों की आवश्यकता ना हो, और ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। एग्जाम्पल यदि मैं दूं, इसका उदाहरण दूं आपको, तो उदाहरण हमारा क्या आ जाएगा, जैसे लंबाई हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हमारी क्या हो गई, मूल राशियां हो गई। अब समझते हैं व्युत्पन्न राशियों को। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, यानी कि वे राशियां जिनको कि हम यदि व्यक्त करना चाह रहे हैं तो हमेशा मूल राशियों के पदों में ही व्यक्त की जा सकती है, इनके लिए अलग से कोई राशि नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में, मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है, हमारा एग्जाम्पल है, वो हो गया जैसे चाल हो गया, घनत्व हो गया, और क्या देना चाहेंगे, और त्वरण दे दीजिए, कार्य कह लीजिए, बल कह लीजिए, ये सारी की सारी राशियां हमारी क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां हो जाएगी। तो मुझे लगता है आसान है, काफी इजी है। तो क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, फटाफट बताएंगे। हाँ रिपु कुमार, नमस्कार बेटा, फटाफट बेटा, क्या ये क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत से बच्चे हमारे साथ साथ चीजों को कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी आदत है बेटा। देखिए, पढ़ाई पे आप जितना भी समय इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको उसका कई गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा। ये एकमात्र एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिसपे आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं उसका काफी कई गुना होकर के आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो समय के रूप में हो और चाहे वो आपके, हम कह सकते हैं पैसों के रूप में हो। जो भी आप खर्च करेंगे उसका कई गुना मिलेगा। तो बेटा आप कोशिश कीजिए, जब यहाँ पर आप रुके हुए हैं, आप हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं आपको एंटरटेनमेंट भी नहीं हम कर पाते, लेकिन आप पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं,
तो डेडिकेटेड होकर के दीजिए, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एसके टॉक बिल्कुल बता रहे हैं कि सर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओरिजिनल ठाकुर कुछ परेशान लग रहे हैं आज। हेलो, होला, बॉन्जोर। जी हाँ, मैंने आपको 3 तरीके से हेलो बोला है। हाँ हाँ बेटा, अंकित कुमार बेटा, ये आज पहला लेक्चर है। इससे पहले सिलेबस को डिस्कस किया था हमने, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। आज ये पहला लेक्चर है, तो आज से जिसने पढ़ेगा उसको 11th में मेरी गारंटी है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। चलिए, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलें। तो हमने मूल राशियां दो आप कह सकते हैं पदों में किया जाता है, पदों में किया जाता है, किया जाता है। कौन कौन सा है? पहला जिसे हम कहते हैं आंकिक मान, आंकिक मान, और दूसरा जिसे हम कहते हैं उसका मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स। अब हमेशा ध्यान रखना, आंकिक मान और मात्रक हमेशा एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होते हैं। इनमें जो रिलेशन होता है वो व्यतक्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी कि आंकिक मान हमेशा व्यतक्रमानुपाती होगा किसके? मात्रक का। अब कुछ बच्चों को यह बात मेरी लास्ट की समझ में नहीं आएगी। इस बात को मैं समझ रहा हूं सर, ये समझ में नहीं आया ये क्या चीज है। तो पहले तो इसको समझते हैं आखिर मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी भौतिक राशि को मैंने कहा 2 पदों में व्यक्त किया जाता है, एक उसका आंकिक मान बताता है, दूसरा मात्रक बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई बराबर, मैंने कहा 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर ले ली। अब समझना इसमें क्या क्या चीजें आई। ये जो 500 है ये वास्तव में क्या है? आंकिक मान को प्रदर्शित करता है, उस भौतिक राशि के जिसको आप माप रहे हैं उसके आंकिक मान को दर्शाता है। जबकि सेंटीमीटर की यदि मैं बात करूं, ये जो सेंटीमीटर होता है ये उसके मात्रक को व्यक्त करता है, मात्रक को व्यक्त करता है। अब मेरी बात को समझना, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा आंकिक मान और मात्रक में व्यतक्रमानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब है यदि मात्रक को आप बढ़ाओगे तो आंकिक मान घट जाएगा, मात्रक को घटाएंगे आंकिक मान बढ़ जाएगा। इसको समझते हैं। मैंने कहा वस्तु की लंबाई 500 सेंटीमीटर थी, इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो किसके बराबर आएगी? इसको यदि मैं मीटर में बदलूं तो मीटर में इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इसको लिख सकता हूं 5 मीटर। फिर से समझना, ये 5 क्या है? ये आंकिक मान है, और ये जो हमारा मीटर है ये क्या है? मात्रक है, ये मात्रक है। तो पहले 500 था, 500 का 5 हो गया, यहां सेंटीमीटर था यहां मीटर हो गया। तो आपने देखा कि सेंटीमीटर का जो मात्रक है वो मीटर के मात्रक से छोटा है। तो यदि मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा है, 500 है। लेकिन जैसे ही आप मात्रक का मान बढ़ाते हो, मीटर कर देते हो, वैसे ही आंकिक मान घट जाता है, 5 हो जाता है। और इसी को मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो